ख्याल के एतबार से बंदा इंस्पायर बड़ा इजीली हो जाता है। वो बहरें, ये जो टेक्निकल एलिमेंट है इसमें भी इंस्पिरेशन होती है। इब्तदा में जो बहरें आपके साथ अटैच हो जाती हैं, आप उन बहरों के सांचे में डल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके साथ चलती हैं। ये आपने बड़ा आसानी से भाई कह दिया है कि इंसान ये चाहता है कि मैं मुख्तलिफ काम करूं और जिस जगह मैं फंस गया हूं, एक किस्म का बाउंड्राइज हो गया हूं, मैं उसको छोड़ूं। सर जी देखिए, आपने अपने आप को नया कैसे करना है। जितनी दूर से आप भाग के आएंगे उतनी पेस से आप बॉल करा सकेंगे ना सर। जितनी आप मेहनत करेंगे अपने शेर पे, अपने आप पे, अपनी कैफियत पे, अपने लफ्जियात पे, उतना आप शायद बेहतर फॉर्म में सामने आ सकें। इंसान जब इब्तदाई तौर पर शेर कहना शुरू करता है, ये किसी कैफियत में होता है, उसने अपना वो एंग्स्ट बाहर निकालना होता है, वो उसमें कहता है ये मेरे शेर जो हैं ये मेरे अलावा लोग पढ़ रहे हैं। जी जी, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, मुझ पे क्या कैफियत गुजर रही है, शेर तो मैंने वही कहना है। जो मेरे अंदर तोड़ फोड़ चल रही है वही शायरी है। वो उन बहरों में कैद है, वो उस उसलूब में कैद है, वो उन्हीं कैफियत में कैद है। उसने उस कैद से बाहर आना है, उसे नया काम करना है। अब मैंने भाई इन बहरों में कलाम नहीं कहना, मैंने इस असलूब पर काम नहीं करना। कोई सारा आपके साथ जुड़ गया, हाँ सही, जिसके शेर आपने बहुत ज्यादा कहे, उसके बाद वाकई आपको जो अपना एक शेल है उसको तोड़ना पड़ता है। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि फिर आप ये सोचें कि आपने क्या नहीं कहना, फिर आपने उससे बचना होता है और कुछ नई डायमेंशन की तरफ, किसी नए एंगल की तरफ, किसी नए इस्तारे की तरफ, किसी नई समत जो है ना, वो आपने फिर अपने लिए शायर खुद मुतय्यन करता है। ये आग को जलाए रखना जो है ना, ये बहुत बड़ा मामला है एक शायर के लिए। आपका जो मारूज है उसमें उसको आप कितना ऑब्जर्व करते हैं, वो आग जलाने में आपके अंदर जो एक तड़प है उसको जिंदा रखता है। आपका जो लगन है, ये शायरी एक पैशन है सर। अगर तो वाकई आपके अंदर पैशन है शेर कहने का और आपका मसला है शायरी, अगर ये चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं और आप मुताला अपना वसी रखते हैं और शेर कहने में लगे रहते हैं, तो ये आग हमेशा जलती रहेगी और आपके साथ ही हमेशा रहेगी। हसासियत को कैसे कायम रखा जाए, क्योंकि एक वक्त के बाद बंदा गैर हसास हो जाता है, वो छोड़ देता है इसे। अगर आप हसास नहीं है और आपके अंदर से फीलिंग चली गई है, मेरे ख्याल से फिर आपका आर्टिस्ट मर गया। जब कसीदा तेरा दुनिया को सुनाया गाजी, मोतरफ मेरा हुआ सारा जमाना गाजी। बेटियां मेरी सकीना की कनीजी में रहें। हाय हाय हाय, क्या बात है। बेटियां मेरी सकीना की कनीजी में रहें, हो तेरे दर का गदागर मेरा बेटा गा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हूं फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिखयातीस पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड। मुबशिर सईद भाई के साथ पॉडकास्ट बहुत देर से मुतवक्के था। इंतज़ार में था मैं कि जब मुल्तान जाऊंगा मुबशिर भाई के साथ मुलाकात करूंगा और फिर ये पॉडकास्ट होना था। हाँ, ये मैं आप हजरात को बता दूं, मुबशिर सईद भाई बहुत ही कमाल के शायर, नौजवान शायर हैं। एक ऐसे शख्स हैं जो डिप्लोमेटिक नहीं है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि वो शख्स जिसका अपना नज़रिया हो मुझे बहुत भाता है। जिसका नज़रिया बेशक गलत ही क्यों ना हो, बेशक मैं उसके नज़रिए से मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन वो अपने नज़रिए में अटल होना चाहिए। मुबशिर भाई इसी सिलसिले के एक बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और कोई सोच नहीं सकता कि जिस तरह मुबशिर भाई की गज़लियात हैं, मुबशिर भाई का काम है अदब के एतबार से, कि मुबशिर भाई इस तरह के कमाल के सलाम के शायर भी होंगे। और मैंने उनसे 2-3 सलाम इस पॉडकास्ट के आखिर में सुने हैं, आप हज़रात भी सुने। अब आते हैं पॉडकास्ट पर। तो मामला ये है कि तकरीबन 5 बजे शाम में मुबशिर भाई मेरे अपार्टमेंट में तशरीफ़ लाए, साथ ज़फ़र भाई भी थे और हमने 5 बजे से गुफ्तगू करना शुरू की। ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है 9 बजे। 4 घंटे हमने, दुनिया का कोई ऐसा मौजू नहीं है अदब से रिलेटेड जिस पर हमने गुफ्तगू नहीं की। कोई ऐसा शायर नहीं है जिस पर हमने गुफ्तगू नहीं की। जॉन से लेकर अहमद नवेद तक सब पर गुफ्तगू हुई। जब ये पॉडकास्ट का आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है सारी गुफ्तगू तो हम कर चुके थे। तो मैंने ये पॉडकास्ट में भी ख़दशे को ज़ाहिर किया है कि अब मैं जानता नहीं कि ये पॉडकास्ट कहाँ जाएगा, यानी ये मौजू कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाएगा। लेकिन उस पॉडकास्ट के दौरान उस पॉडकास्ट यानी कि गुफ्तगू ने एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया जिससे मैं भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा, और वो ये हुआ कि हम साइकी ऑफ अ पोएट पर बात करने लगे, एक शायर की नफ्सियात पर बात करने लगे, एक शायर की मुख्तलिफ फेजेस पर कि वो अपनी शायरी के दौरान किस किस मरहले से गुजरता है, नफ्सियाती एतबार से, जज्बाती एतबार से, उसके जो सीखने का प्रोसेस है उसमें कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है। और ये मेरे नज़दीक मेरे जितने पॉडकास्ट हुए हैं उन पॉडकास्टों में ये बहुत ख़ास इसीलिए है
कि इसमें मैंने भी और मुबशिर भाई ने भी दिल खोल कर सामने रखा है। और ये जो गपशप का तरीका कार है, यही इसका हुस्न है। इसलिए आप देखेंगे मैं भी दरमियान में बात कर रहा हूँ, वो भी दरमियान में बात कर रहे हैं, कोई बात कहाँ हो रही है, कोई बात कहाँ हो रही है, क्योंकि ये मौजू पर कभी बात नहीं हुई। शायद कभी कोई किताब लिखी गई हो, शायद ना लिखी गई हो, लेकिन बात कभी नहीं हुई, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं हुई। खैर, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी याली, वालेकुम सलाम या अली मदद। क्या हाल चाल है मुबशिर भाई, जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक भाई। मैं सबसे पहले नाजरीन को बता दूं कि अभी वक्त हुआ है 8:15 और हम 5:30 बजे से मैं और मुबशिर भाई गुफ्तगू कर रहे हैं। और पॉडकास्ट में क्या गुफ्तगू होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन हमने वैसे बहुत गुफ्तगू कर ली। और बहुत शानदार गुफ्तगू कर लिए। काश अगर वो कैमरा ऑन होता तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती। खैर मुबशिर भाई, आपको फॉर्मेट का पता है, पहले 15 मिनट जो हैं वो रिवायती होते हैं, जो कि नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे नहीं पसंद, लेकिन वो फॉर्मेट है, बस वो जल्दी से गुजार दें। आगे हाँ, गुजार बाकी गुजार बुरा है। लेते हैं। नहीं, वो कभी कभी उसके अंदर बहुत से न्यूआंसेस मिल जाते हाँ, हैं हमें। ताकि हम बात ज़्यादा कर सकें। तो मुबशिर भाई, आपने अभी बताया कि आप 2002 में यूनिवर्सिटी गए हाँ जी। और उसके बाद आपका जो काम है वो भी यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो गया 2009 से। ये शायरी का मामला कैसे शुरू हुआ, लेकिन शुरू से ये शायरी से शगुफ कैसे हुआ, पसंद कैसे आई शायरी? इसमें ना बात ये है कि मेरी जो इब्तदा है वो पढ़ने से हुई। मतलब मुझे याद है कि 8th 9th क्लास में 10th में मैंने ये जो डाइजेस्ट थे इमरान सीरीज़ वगैरह, क्या बात इसकी है, तरफ मेरी रग़बत हुई। जासूसी। हाँ, जासूसी। और उसके अलावा जो बाकी थे डाइजेस्ट शोआ वगैरह, जिसमें कहानियाँ इस तरह की किस्सवार छपती थी, वो हमारा फैमिली एक कंबाइन सिस्टम में रहते, तो जो हमसे बड़ी कज़न थी वो ख़वातीन डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, तो वहाँ से कुछ मेरे हाथ लगे उस दौर में। फिर उसके बाद जो है कॉलेज चले गए सर। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, मुझे ना म्यूज़िक का भी सुनने का बहुत शौक़ हुआ। ये भी यही था 9th 10th का, वो एक दोस्त के ज़रिए, वो बहुत म्यूज़िक सुनता था तो म्यूज़िक मैंने सुनना शुरू किया। जब कॉलेज गए तो वहाँ की लाइब्रेरी, ये अमरसन यूनिवर्सिटी जो आजकल है, ये अमरसन कॉलेज था जिसको उस वक्त बोसन रोड कॉलेज कहते थे। तो बस वो आप समझें कि मजाक ही मजाक में उसके लाइब्रेरी में चले गए और कुछ किताबें लेके वहाँ से पढ़ना शुरू कर दी। कौन सी किताबें थी? शायरी की थी ज़्यादातर। ठीक है, जो उस वक्त मशहूर शायर थे, इनकी किताबें अमूमन लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं ज़्यादातर, वो हाथ लग गई। अच्छा, ये बेकायदा सिलसिला था, कोई बाकायदा तो था नहीं, लेकिन मैं पढ़ता था। आप एक दो हम उस दौर से गुजरे हैं जब अखबारें जहाँ बाकायदा छपते थे और वाकई अच्छे लोग उसमें होते थे और कहानियाँ छपती थी और शायरी भी कुछ बेहतर फॉर्मेट में थी। चले गए यूनिवर्सिटी सर। आपको पता है यूनिवर्सिटी एक ऐसा दौर होता है कि आप एक अलग तरह की फ़ज़ा से जाते हैं, जिसमें आप कंबाइन एक सॉर्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। उसमें जो हमारी वेलकम पार्टीज़ और ये जो फेयरवेल होते थे डिपार्टमेंट्स की, तो मुझे शेर तो बहुत सारे याद थे, ख़ासतौर पे मोहसिन नकवी और इस तरह की चीज़ें मैं सुनाया करता था उन इवेंट्स पे और निजी महफिल में अपने दोस्तों को। सर हुआ ये कि उसी दौर में मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि ये फ़लाँ जगह पे एक लगा हुआ था पोस्टर और ये कोई सोसाइटी है, वो कोई इवेंट करा रही है, तो यार उसमें चलेंगे, शुगर लगाएंगे, मज़ा करेंगे, फ़न होगा ये वो। मैंने कहा भाई कि मैंने नहीं, तुम लिखो यार, ये कोई उन्होंने मिसरा दिया हुआ है। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि ये इसको तरी मिसरा कहते हैं। वो दौर था, सही बात है। तो वो मजाक मजाक में कुछ लिखा और वो गज़ल तो थी नहीं, बस चले गए। वो जो स्टेज फेयर था और उसके बाद वहाँ का जो शोर शराबा था और ये वो हमने इंजॉय कर लिया। उसका एक फ़ायदा हुआ फुरकान भाई कि उस सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम जो है ना 15 दिन बाद मिल बैठते हैं, तो आप लोग आया करें। वैसे दाद वगैरह मिली वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं, वो तो ऐसे ही बेहंगम से मिसरे थे, पता नहीं क्या था, अब तो वो याद भी नहीं है। लेकिन वो आपको पता है उस इस तरह की इवेंट्स पे शोर शराबा बड़ा होता है और वो एक रंगीनी टाइप होती है। अच्छा, जो बात बताने वाली है वो ये हुई उसमें भाई कि उन्होंने कहा जी हम 15 दिन में मिल बैठते हैं, आप आया करें। वो हमने सुन लिया, वो भी हम न गए। फिर ख्याल आया कि यार ये लोग बैठते हैं, इनके साथ बैठा जाए, इनकी बात तो सुनी जाए, वो क्या होता है। पता चला जी ये कोई तनकीदी इजलास होता है, कोई गज़ल नज़म पेश करता है, कोई मज़मून, कोई खाका। तो वो थी थोड़ी इब्तदा जो आप कह सकते हैं कि अदब की तरफ बाकायदा जाने की। लेकिन वो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि वो भी ऐसी, बट शायद थोड़ा अर्सा गुजरा। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने लगा, 2006 की बात है, 7 की बात है, तब उन दिनों मैंने बहुत सारी शायरी पढ़ी दोस्तों के कहने पे, जिस पे आप बड़ा अहम नाम एक उर्दू अदब का है, उर्दू शायरी का, इरफान सदीकी।
उनकी किताब दरिया मेरे हाथ लगी, मैंने वो पढ़ी। अच्छा, उसी दौर में शकीब जलाली की कुछ गज़लें मुझे दोस्तों ने दी कि यार ये एक रिसाला है इसमें छपी हुई, वो मैंने कुछ चीज़ें देखी, और भी कुछ शायर। तो वो थी इब्तदा, सोचा कि वाकई यार ये शायरी कोई चीज़ है, इसको सीरियस लेना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, और ये अगर कुछ है मेरे अंदर तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। तो ये सर इब्तदा थी, फिर आहिस्ता 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 चीज़ें आगे बढ़ने लगी। भाई मैं यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, मैं आपसे आपसे भी पूछूंगा। ये तो आपने बैरूनी अनासिर जी, बताए ना बैरूनी सारे, ये नासिर, हाँ बैरूनी जी। अनासिर हैं कि लाइब्रेरी में गए, कुछ किताबें हाँ निकाल जी। लीं, या डाइजेस्ट हाँ जी। ख़वातीन घर की पढ़ा करती थी। अंदर क्या होता है? अंदर एक आग होती है हमेशा शायरी की तरफ जो सर खींचती जी, है। बिल्कुल। मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट है, वो शायर है, वो पेंटर है, वो कैलीग्राफर है, वो म्यूज़िक से वो कुछ अंदर अल्लाह ने दे के भेजा होता है। कोई वाक़या होता है, कोई दोस्त होते हैं, कोई सोसाइटी होती है, कोई माहौल होता है, वो कोई इंज़मेटिक रिएक्शन से बाहर आ जाती हैं। ये जो पढ़ने वाली आग थी, ये तो मेरी तो 7 नस्लों में शायद कोई शायरी नहीं पढ़ता होगा या पढ़ी होगी किसी ने। सही बात है। मैंने क्यों शायरी पढ़ी, मैंने क्यों शायरी सुनाई दोस्तों को। अच्छा, मैं क्यों इन लोगों में उठना बैठने लगा, जो जिसको हम तनकीदी इलाज कहते हैं। इसमें आप हल्कर वापस लोग फैसलाबाद के तनकीदी इलाज भी कहते हैं। भाई मैं क्यों गया, कुछ अंदर था जो ऐसा ऐसा बाहर आना था, वो बाहर आया। तो ये जो आप कह रहे हैं कि फिर शकीब जलाली की हाँ गज़लें जी, मिली। और साथ मैंने इरफान से देखी। अच्छा, वो मैं सच्ची बात बताऊं, उस वक्त तो समझ भी नहीं आई होगी। अच्छा, को बहर काफ़ी रदीफ़ का कोई नहीं, आइडिया नहीं? नहीं था आइडिया, सच्ची बात है, नहीं था, समझ में नहीं आई होगी। लेकिन वो जो किताब का लम्स था ना, यकीन करें उसने बड़ा फैसिनेट किया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। बस वहाँ से हम चल पड़े। ये ज़ाहिर है सफ़र है, हाँ बंदा जी। सफ़र में सीखता है। बाकायदगी के साथ पहली गज़ल जो कि बहर काफ़िया रदीफ़ में होगी। ये 2006 के एंड की बात होगी। तब मैंने कुछ अपने दोस्तों से जो है ना मशवरा किया कि ये कुछ क्या होता है। उन्होंने कहा जी ये गुनगुना के कुछ देखो इस मिसरे पे, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ों का दरोबस्त है इसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो काफ़ी है ये मिलाना होता है। तो जनरल चीज़ें ऐसी गुफ्तगू में सुनी थी। तो 2006 के एंड पे कुछ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो वज़न में थीं, तो वहाँ से फिर हम चल पड़े। किसी उस्ताद को कभी दिखाया कलाम? ये बात की बात है, मैंने कुछ चीज़ें फिर सीखी। मुल्तान में सर हैं मुर्तज़ा अशरफ, उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी। फैसलाबाद में सनाउल्लाह ज़हीर अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें फिर सीखी। जो इब्तदाई औज़ान के मामलात होते हैं, या बहूर क्या होती हैं, किस तरह से बनती हैं, कौन कौन सी बहरें हैं, तो ये दो लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया। सनाउल्लाह ज़हीर बताते थे कि अच्छा ये मिसरा है, इस पे फ़लाँ फ़लाँ गज़लें हैं, ये पढ़ो। ये बहर है, इस पे फ़लाँ फ़लाँ गज़लें पढ़ो। अच्छा, कोशिश करो उनको याद करो। तो फिर हम वो एक ही बहर पे कई कई गज़लें याद करते थे। तो वहाँ से फिर चीज़ें शायद मैच्योर होना, या आप कह सकते हैं कि पक्की होना शुरू हो गई। चलें, ये तो बहर काफ़ी रदीफ़ की जी, बात है। ये तो यानी कि शायरी का जो एक इब्तदाइया, बिल्कुल था, इब्तदाइया था। ज़ुबान का भी एक मामला है कि तलफ़ुज़ है, ज़ुबान की चाशनी है, अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने, क्योंकि मुझे पता है जो पहली को 4-5 गज़लें होती हैं वो बड़ी अजीब सी होती हैं, हाँ उसमें जी, ज़ुबान बिल्कुल का कोई बिल्कुल हिसाब ऐसे ही, किताब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, फैसलाबाद जिसको हम लायलपुर कहते हैं, इसकी बड़ी बरकत है मेरी ज़िंदगी में, शायरी की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा शेर सुनाते हुए, जिनका मैं नाम लूँगा तो आप कहेंगे वाकई। देखें, जहाँ डॉक्टर रियाज मजीद शेर सुना रहे हों, शेर पे बात कर रहे हों, सनाउल्लाह ज़हीर हों, अंजुम सलीमी हों, मकसूद वफ़ा हों, ठीक है, और अशरफ यूसुफ़ी, ग्रेट आदमी थे। उनका ये था कि वो नौजवानों को बहुत वक्त देते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे शायरी पे, उनको बताते थे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो जब आप इन लोगों के साथ बैठते हैं, तो इनसे डिस्कशन करके, इनसे बात करके, इनकी शायरी पे, इनकी शायरी पे बात करके ख़ास तौर पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो जो आप ज़बान की चाशनी कह रहे हैं, या लफ्ज़ों का इस्तेमाल कह रहे हैं, या किसी शायर की क्या लफ्ज़ियात होती हैं, ये मैंने इन लोगों से, इनकी गुफ्तगू से, इनकी शायरी पढ़ के थोड़ा बहुत सीखा। ये फिर जब ये बात आगे बढ़ती है, जो ये आपने सवाल किया है, तो कुछ नाम है जो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिन्होंने आप समझ सकते हैं कि मुझे संभाला शायरी के हवाले से। अच्छा, ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। आप नेमतें गिनना शुरू करें तो शायद आप हिसाब नहीं लगा सकते कि वो लोग जो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, जिनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं है,
वो आपको किसी मोड़ पे मिलते हैं और वो खुद ही आपका हाथ थाम लेते हैं। अली असगर अब्बास एक बहुत अहम नाम है। उन्होंने मेरी जब शायरी सुनी, कुछ फेसबुक पे पढ़ी, मेरी लाहौर उनसे एक मुलाकात हुई, तो वो खुद ही उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की और वो बातों बातों में कुछ बात समझा भी दी। फिर उनसे मैं शायरी पे बात करता रहा, अपनी गज़लें उनको सुनाता रहा। फिर आगे चल के एक और नाम है जो उस्ताद हैं, और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। उनकी जो उन्होंने बताया कि क्या पढ़ना है, किताबें क्या किस तरह से पढ़नी चाहिए, नसर भी आपको पढ़नी चाहिए, आपको नावल भी पढ़ना चाहिए एक शायर को, और कौन सी शायरी ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो हसन नवाज शाह साहब है। हसन नवाज शाह साहब ने मेरी बहुत तरबियत की है, शेरी हवाले से भी और आप कह सकते हैं शख्सी हवाले से भी। उन्होंने मुझे बताया कि शोर क्या होता है, शर क्या होता है और शेर क्या होता है। क्या बात है, क्या तो बात। अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ, पता है, तो ये इन अहबाब की मेहरबानी है। और ये अब भी जो है वो साथ देते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं, और मैं इनको शेर सुना के और इनको शेर भेज के इनसे अपनी शायरी पे बात अब भी करता रहता हूँ। तो आप समझ लें कि जो सीखने का मामला है वो हर सेकंड मेरे अंदर भी जारी है, और इन अहबाब से डिस्कशन से भी जारी है। इनसे इनकी बातों से भी हम सीखते हैं, इनकी किताबों से भी हम सीखते हैं, इनकी गुफ्तगू से भी सीखते हैं। भाई इन्फ्लुएंस भी तो होता है कि इंसान का कोई एक शायर बहुत उसके करीबी होता है। हम यानी कि जी जी जब जी मैं जी आया, जी जी। यानी कि मैं आपको अपना बता दूं, हम जाहिर है एक ऐसे खानवादे से थे जहाँ पर शायरी ठीक है। पढ़ी जाती थी। तो हमारा शुरू से शायरी के एतबार से शौकत रहा। शौकत साहब के साथ ठीक है। बहुत रगबत थी, बहुत बड़े उनकी नाम उनकी है। मुसद्दसें पढ़ना और ये वो मजलिसों में पढ़ना वगैरह वगैरह। तो वहाँ से शायरी, फिर पहली किताब जो मेरे हाथ में लगी वो अनीस का इंतखाब था एक, और उसके बाद फिर वो सिलसिला चल पड़ा। तो लेकिन जब हम गज़ल पे आए, मैं जब गज़ल पे आया तो वो एक दौर था। मैंने मार भाई वाले पॉडकास्ट भी गाया हमने, जॉन जब दरियाफ्त किया, हम एक अजीब कैफियत में थे जब हमको जॉन मिला। तो वो जॉन से हमारी जो है वो गज़ल की तरबियत शुरू हुई। फिर हमने मीर वगैरह सबको पढ़ा, लेकिन और तब जो वो 4-5 साल जॉन में गर्क हुए मेरे, वो मैंने जॉन के उसलूब को काफ़ी वो किया, अपने अंदर मैं समझ जज्ब रहा हूँ किया। आपका सवाल, तो बिल्कुल वो सही बात। जाहिर है कोई ना कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस तो होता है जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ा असर करता फुरकान भाई, इब्तदा में तो मोहसिन नकवी ने बहुत बर्बाद किया, है। यकीन करें। और ये बर्बाद मैंने पॉजिटिव सेंस में कहा है कि मोहसिन नकवी आपको अपनी लपेट में ले लेता है और फिर नहीं छोड़ता। क्या बात है। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद जब आगे चलें तो अरफान सदीकी और सरवत हुसैन और शकीब जलाली और अब्बास ताबिश और शाहीन अंजुम सलीमी, मकसूद वफ़ा, सनाउल्लाह ज़हीर, अशरफ यूसुफ़ी, इनका एक एक शेर आप सोचने बैठें तो आपको कई कई पढ़ते जो है ना वो खोलता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक अहम बात है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैंने इन सब की शायरी को लिव किया है, समझने की कोशिश की है, बार बार पढ़ा है, और हर दफ़ा यकीन करें कि अलग कोई डायमेंशन निकली है। कभी कभी ये भी होता है ना, इंसान वो कैफियत को ऑलरेडी लिव कर रहा होता बिल्कुल है ऐसे ही है, और उसके बाद फिर शायरी बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे ही, काम में बिल्कुल आती ऐसे है। ही है। तो मुझे ये, और अगर कोई नौजवान मेरी ये बात सुन ले, उन तक ये बात पहुँचे, तो मेरा अभी तक का शायरी का तजुर्बा ये है कि जब तक आप किसी कैफियत को लिव नहीं करेंगे तब तक वो मुकम्मल आपसे शेर नहीं हो सकती। जब तक आप किसी शेर को लिव नहीं करेंगे तब तक वो आप एक मुकम्मल नहीं खुल सकता। तो ये मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ लोग जो जो आपने पूछा, ये जो है वो असाब पे तारी रहे और हैं, अभी भी तारी हैं। अब मोहसिन के मुतालिक तो जाहिर है वो अपने दौर का उस्ताद हाँ शायर है, बिल्कुल, नो डाउट। और मोहसिन के शेर वाकई बिल्कुल इंसान पर ऐसे ही है, इतने असर करते हैं बिल्कुल और ऐसे ही है। आज तक असर कर रहे हैं, अगली नस्लों पे भी असर कर रहे हैं। अच्छा, और फवाद भाई, मैं मोहसिन नकवी के हवाले से एक और बात, उनकी तस्वीरें यार जब मैं देखता था ना किताबों के फ्लैप पे पीछे, घुंघराले बाल और खूबसूरत आदमी, और उन्होंने हाथों में अंगूठी पहनी हुई है, तो मैं सोचता था काश कभी इनसे मुलाकात होती और इनकी गुफ्तगू हम बैठ के सुनते। तो ये हमारी अर्ली इंस्पायरेशन थी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये बात दरमियान में आ गई। हमने भी मोहसिन नकवी साहब को तस्वीरों में देखा, हाँ जी जो कि किताब की जी तस्वीरों जी। थी। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई तो वो दूसरा मोहसिन नकवी था, वो पसीने से भरा हुआ, टेबल पे हाथ हाथ मारता मारता हुआ हुआ, हाँ जी, मजलिस और में, हाँ जी। हाँ दाद वसूल करता हुआ, वो एक मुख्तलिफ मोहसिन हाँ नकवी जी था। हाँ जी हाँ जी। तो वो हम बड़े हैरान हुए कि ये कोई ये मोहसिन नकवी, तो वो मोहसिन नकवी बड़ा नफीस, लेकिन वहां पर मोहसिन नकवी बिल्कुल मुख्तलिफ और यहाँ पर मोहसिन नकवी बिल्कुल सर जी, मुख्तलिफ। लेकिन हमने सुना है कि वो एक वजी आदमी थे, और वो जो उनका एक 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 औरा था, वो अभी भी, मैं तो उनकी वीडियो जब सुनता हूँ तो उनकी आवाज़ भी आप मुझे तो इंस्पायर करती है, यकीन करें। तो ये था जो जिन लोगों ने
वाकई अच्छा ये तहरीक का बायस बने, आप ये कह सकते हैं कि ये शेर कहने की या शेर की तरफ जाने की या वाकई शायरी कोई काम है, ये रास्ता लोग बनाया हाँ होगा। ये इन्होंने बड़ा बड़ा मुझे क्या और ऑन करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको जो सच है वो कह देना चाहिए। जिन लोगों ने आपको सिखाया, समझाया, उंगली पकड़ के चलाया, जिन शायरों ने आपकी ज़हनी तरबियत की, आपको खुल के नाम लेना चाहिए, और मैंने सबका नाम लिया। अच्छा, ये तो शायरों की बात हो गई। आपने कहा कि आपने नसर भी पढ़ी, नॉवल भी जी पढ़े। बिल्कुल खैर बिल्कुल। वो जो डाइजेस्ट वगैरह की बात थी वो तो आप हाँ पहले जी पढ़ रहे थे, हाँ जी वो भी एक बड़ा अदब का हाँ हिस्सा जी है, हाँ जी हाँ जी। इब्न सफ़ी वगैरह। लेकिन जब बाकायदगी के जी साथ जी शायरी की तरफ आए तब नसर में किसको पसंद किया? मुझे ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप मज़हरुल इस्लाम साहब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मंटो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा उधर अगर आप मोप्सा जो फ्रेंच राइटर है उनके जो तराजम है क्या बात। वो मुझे बहुत हॉन्ट करते हैं। अच्छा पिछले दिनों मैंने असगर नदीम सैयद साहब की किताबें पढ़ी हैं, अफसाने पढ़े हैं, उनके खाके पढ़े हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया है। और ये वक्त के साथ साथ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगती रहती हैं। तो ये चंद नाम है जो अभी मेरे जहन में आए। अच्छा भाई, एक और यहाँ पर गोशा आता है कि इंस्पिरेशन भी जो होती है ना वो तब्दील होती रहती है। जी जी कभी कोई, अब मैं फिर अपनी अगर मिसाल दूं तो एक दौर था जब जॉन से इंस्पायर थे, फिर एक दौर आया जब अमार इकबाल से इंस्पायर हुए, फिर एक दौर आया जब हमारे हवास पे आरिफ इमाम छा गया, हाय 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 वो हर सलाम क्या बड़ा नाम। और हसनैन अकबर साहब की गालियां कि भाई ये हसनैन अकबर साहब, ये आरिफ इमाम का ट्रीटमेंट है भाई, तुम क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हो। वो तो ये होता है होता है अमूमन होता है। नए नए शोरा के साथ। ये आया, ये जो जिन शोरा का आपने नाम लिया है, क्या यही इंस्पिरेशन रहे कि अब तब्दील हो रहे हैं अब भी? अच्छा ये इंस्पिरेशन तो यही है अभी तक। क्योंकि बंदा फिर बाद में जब इंस्पिरेशन एस्टेब्लिश हो जाता है वो ये कहता है कि अब मैंने अपने उसलूब को ही इख्तियार करना है, अब मैंने अच्छा inspire होना है। ये अहम सवाल किया, मैं यही सोच रहा था सोच रहा था कि इस तरह बात की जाए। देखें आपने कहा कि इब्तदा में वाकई हर किसी के पे किसी का रंग आता है, बिल्कुल आता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई इसको डिनाई करे तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा ये चीज़ें वक्त के साथ साथ जैसे मैंने जिन दोस्तों के जिन उस्तादों के नाम लिए उन्होंने बताया कि भाई आपने पढ़ना तो है सबको, लेकिन शेर आपने वो कहना है जो आप खुद समझते हैं, या शेर आपने वो कहना है जो आपकी अपनी वारदात हो। अच्छा एक पॉडकास्ट में किसी ने मुझसे पूछा कि शेर की तारीफ़ क्या है, शेर क्या होता है। मैंने उन्हें कहा कि भाई आप मुझसे 100 दफ़ा पूछेंगे तो शायद मैं 100 दफ़ा इसका अलग जवाब दूंगा। शेर किसी कैफियत को पोर्ट्रेट करना है, शेर जो आप सोचते हैं उसको लिखना है, शेर जो आप करना चाहते हैं उसको लिखना है, शेर जो आप पे बीत रही है उसको लिखना है। अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप असल तजुर्बा बयान करें, जो आपका अपना तजुर्बा है, जिस कैफियत से आप गुजरे हैं, जिस हिजर की कैफियत से आप गुजरे हैं, जिस वसल की कैफियत से आप गुजरे हैं, कोई ऐसी कैफियत जो मनाज़िर फितरत ने आप पर खोली है उससे आप गुजरे हैं, तो उसको आप शेयर करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनलिटी कायम रखेगा, या वो ओरिजिनल मुबशर सैयद या ओरिजिनल फुरकान होगा। अगर आप उस कैफियत से नहीं गुजरे और आपने उसको पेंट किया है, लिखा है, शेयर किया है, या किसी भी नसर पारे में लाया है, तो शायद वो तहरीर में तो आ जाए, उसका असर नहीं होगा। तो इब्तदा में तो शायद कुछ लोगों ने बहुत असर डाला हो और वो नज़र भी आता हो कहीं कहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो कोशिश की कि जो अपना आप है वो लिखा जाए। भाई यहाँ पर एक और गोशे की तरफ भी मेरा जहन जाता है, वो ये कि ख्याल के एतबार से बंदा इंस्पायर बड़ा इजीली हो जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल फिर मैं आपको जॉन की मिसाल देता जी हूँ जी कि जॉन को इंसान उसमें गर्क हो जाता है, उसे इतना पढ़ता है कि उसके ख्याल से या वो जो बात कर रहा है उससे तो इंस्पायर होता ही है, लेकिन वो असलूब, वो बहरें, अब बहरे खफीफ को जिस तरह जॉन ने मारूफ कराया वो तो किसी ने नहीं नहीं कराया। कराया, बिल्कुल अब जो भी ऐसे बहरे खफीफ में शेर कह रहा है वो लोग कहते हैं कि ये जॉन की वजह से कह बिल्कुल रहा ऐसे ही है। है। तो ये जो टेक्निकल एलिमेंट है इसमें भी इंस्पिरेशन होती है। अच्छा ये होती है। अच्छा मैं इस पे आपको बताऊं कि इब्तदा में मुझे ये लगता है, ये मेरे साथ ही है, इब्तदा में जो बहरें आपके साथ अटैच हो जाती हैं, या आप समझें कि आप उन बहरों के सांचे में डल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके साथ चलती हैं और लगातार वो बहरें बार बार आपके यहाँ आती हैं, बिल्कुल आती हैं। अच्छा ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। क्योंकि इंसान सोचता भी उसी बहर में है ना। सोच ये असल बात है फुरकान, मेरी बात आपने कर दी। वो ऑटोमेटिक ही मिसरे जो है ना वो खुद ब खुद ही आने लगते हैं, उसी बहर में आते उसी हैं। बहर में आते हैं। अच्छा लेकिन वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है चीज़ें आप खुद मेचोरिटी की तरफ जाती हैं, तो शायद फिर खुद तजर्बात करता है, बहरों को तोड़ता है, बहरों के अरकान बढ़ाता है, कम करता है,
तो ये भी फिर हमने कहीं की, आपने किताबें पढ़ी होंगी मेरी दोनों, तो ये फिर इब्तदा में आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कुछ बहूर पे, लेकिन जैसे जैसे आप फिर आगे चलते हैं, सफ़र करते हैं, तो खुद ही आपका दिल करता है कि आप कहीं ना कहीं जो है ना वो अलग अपने लिए या अपने आप को अलग नज़र आने के लिए, बताने के लिए तो आप तजर्बात भी करें और बहूर को तोड़ें, बेहतर करें, नई नई बहरें बनाएं। असल तो काम शेर कहना है। ये आपने बड़ा आसानी से भाई कह दिया है कि इंसान ये चाहता है कि मैं मुख्तलिफ काम करूं और जिस जगह मैं फंस गया हूं, यानी कि जहां पर मैं एक किस्म का बाउंड्राइज हो गया हूं, मैं उसको छोड़ूं। वैसे हाइंडसाइड में ये काम इतना आसान नहीं होता। सर जी देखें, आपने अपने आप को नया कैसे करना है, आपने अपने आप को अलग कैसे दिखाना है, या आपने अपने आप को मुश्किल में कितना डालना है, ये असल हाँ, बात है। क्योंकि वो एक कर्ब की सी कैफियत नहीं होती नहीं नहीं है उसमें। सर, सर ये तो देखें, एक आर्टिस्ट को बिल्कुल वो ना जितनी दूर से आप भाग के आएंगे उतनी पेस से आप बॉल करा सकेंगे ना सर। जितनी आप मेहनत करेंगे अपने शेर पे, अपने आप पे, अपनी कैफियत पे, अपने लफ्जियात पे, उतना आप शायद बेहतर फॉर्म में सामने आ सकें। अगर आप एक ही सर्कल में चलते रहेंगे शायरी के, जो आप शायद किसी एक किताब में दे चुके हैं, तो आप नया क्या कर रहे हैं? तो आपको या किसी शायर को या किसी नसर निगार को अपने जो मुरव्वजा सांचे हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ के बेहतर फॉर्म में लाना चाहिए, ये मुझे लगता है। भाई इसमें फिर एक बीच में गोशा आया है। इंसान जब इब्तदाई तौर पर शेर कहना शुरू करता है तो वो अपने लिए ही कहता है, ये किसी कैफियत में होता है, उसने अपना वो एंग्स्ट बाहर निकालना होता है, वो उसमें कहता है। फिर एक वक्त आता है जब उसे ये महसूस होता है कि अब ये मेरे शेर जो हैं ये मेरे अलावा लोग पढ़ रहे हैं। जी जी। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये अपने से दूसरों तक शेर को मुंतकिल करने का, फिर इंसान सोचता है कि अब मैं इसमें कुछ तजुर्बात करूं। ये आपके साथ भी गुजरा है? अच्छा देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता। शेर तो मैं अपने लिए कहता हूँ, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, मुझ पे क्या कैफियत गुजर रही है, शेर तो मैंने वही कहना है। और मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है वैसा ही कर रहा हूँ। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, मैं इसको आपके सवाल को थोड़ा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने किसी मुशायरे में ये गज़ल पढ़नी है तो मैं इस तरह की गज़ल कह दूँ। सही है। या मैंने कभी ये नहीं सोचा, आप यकीन कीजिए, मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे सामने ये फ़लाँ ऑडियंस होगी तो मैंने उनको ये इस तरह की गज़लें कुछ कह लूँ, मैं ये वो सुनाऊँगा, नहीं। जो मेरे अंदर तोड़ फोड़ चल रही है वही शायरी है, जो मैं देख रहा हूँ वो शायरी है, जितना मैं खुद को बेहतर प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो शायरी है भाई। और यकीन कीजिए मैं इस पे मेहनत भी करता हूँ, इसके बारे में सोचता भी हूँ, और इस पे अमल करने की कोशिश जितनी मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ। भाई फिर मैं दरमियान में, हम जिस टॉपिक पर जाना चाह रहे हैं वो कहीं जा नहीं रहा। नहीं नहीं, यही इसी पे बात आप हो खुल रही के बात करें, खुल के करें बात। होता ही है कि जब इंसान अपने लिए शेर कह रहा होता है, कि जैसे मैंने कहा किसी कैफियत में, तो वो वहां पर वाकईन एक किस्म का कैद हो जाता है। जी अब वो उस कर्ब किसी कैफियत से जो उसने बाहर आना है, ये पहले भी मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि वो कैद है, वो उन बहरों में कैद है, वो उस उसलूब में कैद है, वो उन्हीं कैफियत में कैद है। उसने उस कैद से बाहर आना है, उसने नया काम करना है, और वो कह भी अपने लिए फिलहाल जो है वो अपनी तस्कीन के लिए कह रहा है कि मैंने अपना एंग्स्ट बाहर निकालना है, अपने एहसास को, क्योंकि हसास होता है शायर, बिल्कुल उसमें है, हसासियत बिल्कुल की है। वजह से वो उसने करना है। ये जो एक मरहला है कि जब वो ये कहता है कि भाई अब मैंने भाई इन बहरों में कलाम नहीं कहना, मैंने इस असलूब पर काम नहीं करना, मैंने नया काम करना है, वो कौन सा मरहला मैं है? आपको पता, मैं आपका सवाल अब बिल्कुल समझ गया हूँ। देखें, कुछ चीज़ें आपके साथ जुड़ती हैं। वो कैसे जुड़ती हैं? फॉर एग्जांपल, कोई गज़ल आपकी मशहूर हो गई, अच्छा, या आपके कुछ शेर मशहूर हो गए, या आपको इस तरह से लें कि कोई सारा आपके साथ जुड़ गया, हाँ सही। जिसके शेर आपने बहुत ज़्यादा कहे, वो किसी किताब में आ गए, या आपने एक फेज़ में बहुत ज़्यादा सुनाए और लोगों को याद हो गए या लोगों तक पहुंच गए। उसके बाद वाकई आपको जो अपना एक शेल है उसको तोड़ना पड़ता है। इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि फिर आप ये सोचें कि आपने क्या नहीं कहना, क्या आपने अब नहीं कहना, जो आप बहुत ज़्यादा कह चुके हैं। अब अगर आप कहेंगे तो अपने आप को रिपीट करेंगे, फिर आपने उससे बचना होता है और कुछ नई डायमेंशन की तरफ, किसी नए एंगल की तरफ, किसी नए इस्तारे की तरफ, किसी नई समत जो है ना वो आपने फिर अपने लिए शायर खुद मुतय्यन करता है। वो जैसे मैंने कहा ना पहले कि अपने अंदर ही एक तोड़ फोड़ चलती रहती है, कुछ बनता है, कुछ टूटता है, और फिर आप अपने बनाए हुए जब तोड़ने की कैफियत
की हालत में आते हैं, फिर आप कुछ भी लिख देते हैं। ये अब तो हम ये आपस में बात कर रहे हैं, मैंने बड़े असातिज़ा में भी देखा है। मतलब आरिफ इमाम साहब की बात हो रही है तो उनकी जो कशकौल आई थी, पहले किताब, पहली किताब तकरीबन 25 साल हो गए जी। हैं, 25 साल हो गए इस किताब को। तो वो खुद कहते हैं कि उसमें सिंगल डायमेंशनल कलाम थे, वो रक्स जी और जी जी, बिल्कुल यही बिल्कुल इस्तिलाहात, बिल्कुल बिल्कुल यही इस्तारे, बिल्कुल और ऐसे अब जो ही। चिराग रोशन है आई है बिल्कुल उसमें बिल्कुल उन्होंने अपने आप अलग को है, एक किस्म का बिल्कुल रीइन्वेंट बिल्कुल किया है। अलग है, ऐसे ही है, करना पड़ता है सर आपको। वो बिल्कुल आप अगर आप वाकई आपकी बातिन की आंख खुली है, फिर आप कर लेते हैं। अगर क्योंकि आप सोचते हैं, इंसान का एक शायर का उसकी जो निगाह की वुसअत है वो इतनी ज्यादा है कि वो किसी चीज को भी अडाप्ट कर ये लेता असल बात है। और आपने अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना होता है हर नए नए दिन के साथ, हर नई गज़ल के साथ, या हर नए आपके फेज़ ऑफ लाइफ के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको करना भी चाहिए। तो आपको वो समझ आ जाना चाहिए एक स्टेज पे कि अब क्या नहीं करना, अब क्या नहीं लिखना, ये आप किन इस्तारों को आपने छोड़ देना है, कोई नई नई बात सोच के नई तरफ चलना है, तो आप नया लिखना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा परवीन शाकिर की मिसाल देता हूँ कि आप खुशबू को ले लें और जी। उनकी आखिरी किताब को ले लें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इतनी मुख्तलिफ है कि वहाँ पर एक लड़की की शायरी है और वहाँ पर एक खातून की शायरी बिल्कुल है, ऐसे कामयाब और उसकी ज़िंदगी के जो फेजेस हैं। जिनकी औलाद है, जो कलाम भी अपनी औलादों के लिए कह रही है। बिल्कुल वो मुकदमे में भी शायद परवीन बिल्कुल शाकिर ने ऐसे, लिखा है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ऐसे कही ही है किताब। होता है, बहुत मुख्तलिफ है। फेसेस के साथ होता है, बिल्कुल होता है, ये फेजेस का जो मामला है हर आर्टिस्ट के साथ होता है। होता है अगर आप सच्चे आर्टिस्ट हैं। होता है सर। और ये फेजेस इंसान को बेहतर करने के लिए होते हैं। कभी कभी कोई ऐसा फेज भी आता है कि जो बेहतर शायर हो वो कहीं पीछे चला जाता है दोबारा। अगर आप मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, अगर आप मटेरियलिस्टिक हो गए ना अपने फीलिंग में, अच्छा अपने बयानिए में या अपनी अप्रोच में, फिर आप पीछे जाएंगे। अगर आप अपने आप को बेहतर करने के लिए खुद पे मेहनत करते हैं, अपने शेर को बेहतर करने के लिए खुद पे मेहनत करते हैं, अपने मुताले को वसी करते हैं, आपके जो सोचने का अंदाज़ है उसको बेहतर रखते हैं, फिर आप यकीनन आगे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और गोशा मेरे सामने आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहूँगा। फराज साहब का एक इंटरव्यू मेरे जहन में आता है, बड़ा पुराना। वो उन्होंने कहा था कि आग को कभी बुझने नहीं देना। ये आग को जलाए रखना जो है ना, ये बहुत बड़ा मामला है एक शायर के लिए। अब कल हमारी गुफ्तगू हो रही थी ज़िया साहब के मुतालिक, तो ज़िया हुसैन ज़िया जी फैसलाबाद वाले मुबल्लिग आज़म के जी। बेटे। तो उनके मुतालिक जिनसे बात हो रही थी, रज़ा भाई से बात हो रही थी, तो रज़ा भाई ने मुझे कहा कि वो उनका एक ऐसा वक्त आ गया था कि वो इतने एकेडमिक थे कि वो हसासियत को छोड़ गए थे। जब इंसान हसास नहीं रहता, शायर हसास नहीं रहता, तो फिर वो उसके शेर स्टेल हो जाते हैं एक किस्म के, वो करख्त हो जाते हैं। हाँ, उसमें उसके अंदर वो जो एहसासाती है, जो आस है, वो खत्म हो जाती है। जज्बे की आँच शायद मदम हो जाती है, या वो उसके यानी कि वो कमाल नहीं रहता जी, उसका। जी, सीधी जी, बात है, क्योंकि जी, शायरी में कमाल तो उसका एहसास है। जी टेक्निकल हमने ये तो नहीं देखना कि हमने क्या बैर काफी जी रदीफ ने जी क्या इस्तेमाल किया, हमने तो देखना के बाद क्या कर रहा है, नुज़रत ख्याली क्या जी, है नुज़रत उसकी। ख्याली। तो वो ये जो आग है सीने की, इसको कैसे जलाए रखता है एक शायर? यानी कि एक वक्त के बाद जब वो एक बहुत से मुख्तलिफ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से फुरकान भाई। आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस आग को जलाए रखने में हेल्प कर सकता है। आपका जो मारूज़ है उसमें उसको आप कितना ऑब्ज़र्व करते हैं, वो आग जलाने में आपके अंदर जो एक तड़प है उसको ज़िंदा रखता है। आपका जो लगन है, ये शायरी एक पैशन है सर, ये कोई पार्ट टाइम जॉब हाँ, नहीं है। सिंगल, ये हाँ, फुल टाइम जॉब फुल है। टाइम जॉब है और ये पैशन है। मैं इसको जज्बा कहता हूँ, मुकम्मल एक पैशन है। अगर तो वाकई आपके अंदर पैशन है शेर कहने का और आपका मसला है शायरी, फिर तो ये आग जलती रहेगी। अगर आपका पैशन नहीं है और आप एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ों को, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को कीन ऑब्जर्वेशन की तरफ नहीं लेके जाते, फिर तो ये शायद आग जो है ना, ये आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगी। अगर ये चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं और आप मुताला अपना वसी रखते हैं और शेर कहने में लगे रहते हैं, तो ये आग हमेशा जलती रहेगी और आपके साथ ही हमेशा रहेगी। हसासियत को कैसे कायम रखा जाए? क्योंकि एक वक्त के बाद बंदा गैर हसास हो जाता है, वो छोड़ देता है, सेंसिटिव नहीं सर रहता है। अगर आप हसास नहीं है और आपके अंदर से फीलिंग चली गई हैं, मेरे ख्याल से फिर आपका आर्टिस्ट मर गया, सफ़र रुक गया है। रुक गया। अगर आपने एक ही लाइन पे सोचना शुरू कर दिया है, फिर समझे कि फिर कोई और काम करें, हाँ, फिर ये कहानी ख़त्म है। और ये सच्ची बात है। ये दोस्तों को बुरी लगेगी जो सुनेंगे ये बात, लेकिन मेरे ख्याल से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, जो बस मक्खी में मक्खी मार रहे हैं। और ये हमारे सामने आप देख रहे हैं।
मैं एक बल्कि एक ही तरह की चीजें हो रही हैं। बल्कि मैं सवाल भी अगला यही करने वाला था आपसे कि जो आजकल हो रहा है एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक बंदा दूसरे को कॉपी कर रहा है, अगर एक शेयर ट्रेंड पे चल गया है तो फिर हर किसी ने उसी ट्रेंड के मुताबिक शेयर कहना यार है। इरफान भाई, ये शायरी फैशन है? फैशन के ट्रेंड्स होते हैं, शायरी फैशन तो नहीं है। शायरी तो पैशन है। शायरी तो जज्बे से आती है, आर्ट एहसास है, से आती है, आर्ट है बिल्कुल। आर्ट है, फीलिंग से आती है, आपकी ऑब्जर्वेशन से आती है। अगर तो ये सब चीज़ें फैशन है तो फिर उन लोगों के लिए होंगी, हमारे लिए तो नहीं है भाई। शायरी का कोई ट्रेंड नहीं है, फैशन के ट्रेंड्स होते हैं। तो जो अब हो रहा है फिर उसको क्या नाम देंगे हम? वो अब मैं तो बहुत पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि ये सब गलत हो रहा है। शोर तो नहीं है शायरी भाई। किसी ने कहा है आज तक? आप बताएं, आप इतने अरसे से लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, आप एक पूरी आपका खानवादा अदब से जुड़ा हुआ है, क्या शोर है शायरी? अगर है तो फिर ठीक है, मान लें। मैं तो नहीं कहता शोर को शायरी। हाँ, चीखना तो नहीं होता, बात में भाई वजन होना पड़ता। मैं आपको फुरकान में एक बात बताऊं यार, शेर अगर आपको उदास नहीं करता, शेर अगर आपको रुलाता नहीं है, शेर आपको किसी मंजर में गुम नहीं कर देता, शेर आपको तड़पाता नहीं है, तो यार वो शायरी तो नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सॉरी टू से नहीं होगी। शायरी आपको हैरान करती है यार, शायरी आपको उदास करती है भाई, सोचने पे मजबूर करती है। मजबूर करती है। आपका थॉट प्रोसेस आगे चलता है, थॉट प्रोवोकिंग है शायरी। शोर तो नहीं है, कभी भी नहीं है। मुझे बता दें, किसी किसी क्रिटिक ने लिखा है? आप पूरी तनकीद पढ़ ले कि शायरी शोर है यार। मुझे नवेद का एक शेर याद आ रहा है, बल्कि खैर ये इससे मरबूत तो नहीं है, लेकिन सोचने पर वो एक शेर है कि बड़ा अजीब का, और ये नवेद का आपको नवेद, ये नवेद ही वही कह सकते वही थे। कह सकता है। फ़कत ला के इजाफे से है गर महदूद ला महदूद, फ़कत ला के इजाफे से है गर महदूद ला महदूद, तो ला महदूद भी महदूद है उसके सिवा क्या है। हाय, तो ये वाकयान इंसान के जो दिमाग के जो खाने होते हैं उसको खोलने के लिए ही बिल्कुल ऐसे ही है शायरी होती भाई, है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है। ये तो आपको रातों को जगाता है। कोई शेर आपको लड़ जाए तो यार आप सारी सारी रात सोचते हैं उस पर, नींद नहीं आती। कोई मिसरा, शेर तो दूर की बात है फुरकान भाई, मिसरा कोई आपको लड़ जाए, आपको गिरफ्त में ले ले, आपके हवास पे तारी हो जाए, वो आपको कई कई दिन जो है वो सोचने में मजबूर रखता है। ऐसा है कि नहीं? तो ये है शायरी। कभी कभी कोई ऐसा शेर, कभी कोई, जैसे आपने कहा, कोई ऐसा मिसरा हो जाता है, ओह, और मिसरा सानी शायद फारिग हो, हाँ, लेकिन पहला पहला मिसरा मिसरा। इतना वो खतरनाक होता है कि इंसान कहता है ये क्या हो गया। और वो आपको सोच की ऐसी गहराइयों में ले जाता है जहां शोर नहीं लेके जा सकता बिल्कुल भाई। बिल्कुल सही बात तो है, मैंने तो जवाब दे दिया अपनी आपकी बात का। सही बात है। वो चीख नहीं है, वो सरगोशी भी हो तो बड़ी मजबूत सरगोशी है, मजबूर सरगोश। सरगोशी बहुत मजबूत है। अच्छा, अच्छा, यार शायरी है यार, ये शायरी है। इसमें इसमें आपको प्योर होना पड़ता है, इसमें आपको साफ होना पड़ता है। ये तो रूह की बात है। आपके ख्याल में शायरी कोई लफ्जों का या कोई जिस्म का खेल है? नहीं, तो रूह की बात है, रूह तक जाता है मामला। हाँ, सिर्फ टेक्निकलिटी नहीं है नो इसके नो अंदर। नो नो, क्या शेर बात। तो रुला देता है भाई, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। अच्छा, बशीर भाई, हमने पहले भी ये पॉडकास्ट से पहले भी हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि अजीब निज़ाम हो गया है जी, अदब, अदब के हवाले से बड़ा मुश्किल में हैं हम, मुश्किल में है। हमारी नस्ल और अगली नस्ल को, जो हम जिसे हम देख रहे हैं जी, जो सामने आ रही है, जी, वो कितनी मुश्किल में है इसका उनको अंदाज़ा नहीं है। अंदाजा नहीं हमको है। नज़र आ रहा है कि सही वो बात बहुत है, मुश्किल में है। वो तो अपने काम में लगे क्योंकि हुए हम हैं। फेज से गुजर रहे हैं एक हाँ, से। क्योंकि वो उनको शायद अंदाज़ा अंदाजा ही नहीं, हो भी ना शायद बाद में जाए, क्योंकि वो उन्होंने क्या मिस कर दिया उन्हें पता नहीं है। नहीं पता। आपके सामने सारा कुछ है, जी, आपके सामने मुशायरे भी जी, हैं, आपके सामने किताबें भी आ जी, जाती हैं, आपके सामने हर किस्म की शायरी जी, आपने जी, देखी है। जी, जी, मैं सलाम वगैरह पर भी आपके आऊँगा, वो आप एक खासा है जिस पर मैंने आपसे बात करनी जी, है। जी, लेकिन ये एक ऐसा टची सब्जेक्ट है जो हम दोनों का मुश्तरका है। हाँ जी, ये जो हो रहा है हाँ जी, आजकल हमारे मुशायरों में, मुशायरा एक मेरे नज़दीक एक इंस्टीट्यूशन था, एक मुशायरा एक अपने आप में एक स्कूल था, एक वहाँ से लोग सीखते थे, लोग जी, सुनने जी, आते थे, कंटेंट मिलता था बिल्कुल वहाँ पर ऐसा ही लोगों है। को। अब वो मामला बिल्कुल भी नहीं है। अब वहाँ पर सिर्फ शोर शराबा है और हाव हुआ है, और वो वहाँ जो शेर पढ़े जा रहे हैं, इसका मसला हल कैसे हो यार? मैं सीधा देखें, हल पे आ गया हूँ, मैंने कहा ज़्यादा बात ही नहीं करता।
मैं थोड़ी सी बात करूंगा फिर हल पे आऊँगा। देखिए मामला ये है कि जब तक आप इसको समझेंगे कि ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, तब तक तो ये ठीक नहीं हो सकता। ये है पहली बात। मुशायरा कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकता। ये कोई सर्कस तो नहीं है? नहीं। किसी ने नहीं लिखा मुशायरे को सर्कस। एक इंस्टीट्यूट था, हमने सुना, बिल्कुल सुना, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा इसको। जो आपने बात की कि हम जब स्टूडेंट थे, हम फैसलाबाद के मुशायरों में, हम मुल्तान के मुशायरों में, हम लाहौर के मुशायरों में वाकई जो है वो अपनी डायरियाँ लेके जाते। हम दुबई में थे, दुबई के मुशायरे तो मारूफ हुआ करते थे जी। उस दौर के। हम अपनी डायरियाँ लेके जाते थे और शेर वहाँ से डायरियों में लिखते थे और फिर उनको कई कई दिन आगे अपने दोस्तों को सुनाते थे यार। उनको याद करते थे, उनको लिव करते थे। शेर थे वो। कोई उसमें किसी भी किस्म की फैब्रिकेशन नहीं होती थी, ना आवाज़ की, ना माइक की, ना किसी ड्रेस कोड की, ना किसी शोर की, ना किसी शर की। भाई ये आपने इतना कमर्शियल कर दिया एक इंस्टीट्यूट को, जो कि ज़बान का इंस्टीट्यूट है, जो कि अदब का इंस्टीट्यूट है, जो फीलिंग्स का इंस्टीट्यूट है। फीलिंग्स बेची जाती हैं? बताएं, कभी किसी ने कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स बेच रहा हूँ या बेचने आया हूँ, आ जाओ खरीद लो? नहीं है भाई। आप इसको उस लेवल पे रखें जिस लेवल पे ये थे, जो हमारे वाकई इंस्टीट्यूट जब मुशायरा था और उसमें लोग वाकई शेर सुनने आते थे, वाकई सेल्फी बनाने वाला मसला नहीं या शोर करने वाला मसला नहीं, क्या बात है, रील्स वाला मसला नहीं रील्स है। वाला मसला नहीं। नहीं, मैं क्योंकि पिछले कोई 13-14 सालों से 15 सालों से यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर रहा हूँ, उससे पहले मैं पढ़ता रहा हूँ, तो मैं तो 20-22 सालों से ये सारा सिस्टम देख रहा हूँ और ये कैसे चीज़ें ख़राब हुई हैं ये भी मुझे पता है। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बता देता हूँ जो आपके सवाल का जवाब है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े ऑफिसर जो उस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र थे, मैंने उनको ये कहते सुना, अपनी जो सोसाइटी के लोग थे, कि यार फटाफट जो है ना वो लोगों को इकट्ठा कर लो, मेरा शो कामयाब होना चाहिए। मुशायरा शो होता है? नहीं। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उसको शो कह रहा था। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो पोस्ट जिस पे वो बैठा है, जिसके वो पैसे लेता है, उसको बचाने के लिए उसने मुशायरे को शो मेरे सामने कहा, मैं जिंदा बैठा हूँ। और वो जो लोग थे वो भागे कि फलां को ले आओ, फलां को ले आओ, फलां को ले आओ। ये हॉल भरना चाहिए। मजदूर आ गए जिन्हें शायरी की अलिफ बे भी नहीं पता। ठीक है, तो यार फुरकान भाई, ऐसा होता है मुशायरा, या ऐसा होता था मुशायरा, या मजबूर मतलब वो लोग होते थे कि उन्होंने ये शो दिखाना है अपने वीसी को या किसी और को, ताकि उनकी जो पोस्ट है वो पकी रहे? मेरे ख्याल से यार नहीं होता। ये तो तरबियत गाह है, ये तो थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है, ये तो आपको जो है आपके जो ज़िंदगी के मसाइल हैं वो कोई एक शेर हल कर देता है। आपकी जो उदासी का मुताबिक है कोई एक शेर कर देता है। ये तो उसके लिए है शायरी यार। और अमार भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी इसमें। अमार भाई कहते हैं कि ये जो हमारा मुशायरा है, जी, ये पूरे आलमी अदब में सिर्फ हमारे पास ही रह गया हमारे है पास ही रह गया। और किसी के पास नहीं है बिल्कुल ये। ऐसे ही है। और इटरी हर 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 जगह पर इस तरह की प्रेजेंटेशन खत्म हो गई हुई है और अच्छा, सिर्फ हमारे पास रह गई है। मैं थोड़ी सख्त बात है, फिर आपने शुरू कर दिया, तो ये जो हमारा मुशायरे का तजुर्बा है ना सर, ये इंडिया में पहले हो चुके हैं। आप चेक कर लें 90s के मुशायरे और फिर 2000 के मुशायरे, उनके मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए सब रिस्पेक्टेड है, मैं सब सीनियर नहीं, मैं उसमें, समझ गया हूँ वो जो ठीक है, समझ गया। वो हो चुके हैं वहाँ पे भाई, हो चुके हैं। चेक कर ले वहाँ से क्या निकला है। अभी भी अरफान सदीकी बड़ा शायर है इंडिया का। हाय हाय हाय, क्या बात, अभी भी मनचंदा बानी इंडिया का बड़ा शायर है। क्या अभी भी ज़ेब गोरी इंडिया का बड़ा शायर है। अभी भी असद बदायूनी इंडिया का बड़ा शायर है। कोई एक वीडियो है, चेक कर लें इनकी, अरफान साहब की कोई 2-4 मुशायरे मौजूद हैं, देख लें। अभी भी शुजा खावर उनका बड़ा, कहते हैं कि इनको पढ़ना चाहिए। ये क्रिटिक कहते हैं, मैं नहीं कहता, मेरी क्या औकात है कि इनको पढ़े बगैर जो है वो आपको शायरी की असल जो खुशबू है या एसेंस है आप उन तक नहीं पहुँचे। मैंने अभी इंडिया के नाम लिए हैं, तो ये तो इंडिया के किसी मुशायरे में नहीं थे। देख लें, अगर इतना ही कामयाब इंस्टीट्यूट था मुशायरा, क्योंकि वहाँ पहले ये तजुर्बा हो चुका है ना भाई, तो फिर इन सबको तो हर मुशायरे में नजर आना चाहिए था ना। और ये आपका ही उस्ताद और क्रिटिक कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी को पढ़े बगैर जो है आप जदीद शायरी की शायद अलिफ बे तक नहीं पहुंच सकते। मैंने तो नहीं कहा, मैं तो अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ।
तो देख लें क्या मामला है। तो ये एक्सपीरियंस इंडिया वाले हमारे दोस्त कर चुके हैं, जो हम अभी कर रहे जो हैं। हम कर रहे हैं पिछले 5-7-8 सालों से कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, चेक कर लें, कर रहे हैं हम। तो देख लें जो हाल हुआ है। मैं तो नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे कुछ बुरा हाल हो, लेकिन देख लें। मुबशिर भाई, यहाँ पर एक सवाल और भी जी बड़ा रेलेवेंट उठता जी है। जी वो ये कि ये जो पिछले, यानी कि आपको भी शेर कहते हुए 16-17-18 साल हो गए। हो गए हैं। ये जो जिस जिस दौर में आपने शायरी शुरू की है, इस दौर के अगर जितने शौरा हैं उनको सामने रखा जाए, नाम किसी का नहीं लेते जी मैं, जी सबको अगर सामने रखा जाए, जी जी आपके नज़दीक शायरी कौन सी है जो कि हमेशा तारीख याद रखेगी? यार देखें, शायरी वो हमेशा याद रखी जाएगी जिसमें रूह की सच्चाई शामिल होगी, जिसमें जज्बे की पाकीज़गी शामिल होगी, जिसमें किसी भी शायर की ओरिजिनलिटी शामिल होगी। अगर ये 3-4-5 चीज़ें नहीं होंगी तो शायद नहीं याद रखी जाएगी कभी भी। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने शायरी शुरू की थी, बहुत मशहूर भी शायद हो गए थे। अब वो कई सालों से एक भी मिसरा नहीं कह सके। और जो मुझे ये लगता है, अगर आप किसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं। दौड़ आपको हमेशा थकाती है, मेहनत आपको हमेशा ऊपर लेके जाती है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ना कि दौड़ कामयाबी की कुंजी है। अगर आप किसी दौड़ में लग गए हैं और आपने बिस्तर जो है वो बांध ही लिया है, तो आप वो बिस्तर उठा के थक जाएंगे भाई। वही जो मारूफ कछुए की कहानी है, भागता भागता फिर हार गया। और ये तो अब्बास ताबी साहब ने कहा था, बड़े आदमी इस दौर के, कि शायरी जो है वो T20 तो नहीं है, टेस्ट तो मैच है। टेस्ट मैच है भाई। ये तो आपने आपने कॉन्टिन्यूस करना होता है, चलना होता है भाई। क्या बात है, क्या बात और है। मेरे ख्याल से शोर से बचना चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी जिसका जो स्कूल ऑफ थॉट है सर, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सब बड़े लोग हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ, हर किसी को, मुझे भी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि ये जो उर्दू ज़ुबान है, जो उर्दू शायरी है, जो उर्दू की खुशबू है, ये बाकी रह जाए। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर बात हो रही थी कि अगर एक ट्रेंड पे चलता है, सब उसको कॉपी करने की कर कोशिश रहे कर हैं रहे हैं, सब कॉपी कर आप रहे चेक कर हैं। लें। हाँ। पुराने ज़मानों में, यानी कि अगर आप इसको 20-25 साल पहले ले जाएं, तो कम से कम लोगों के अंदर इतनी कम से कम दयानतदारी होती थी कि अगर किसी के शेर पे हमने कुछ चीज़ कॉपी की है ना, तो कम से कम नाम उसी का लिखा है। लिखा था, हाँ जी, यानी कि फराज का जो एक हाँ दीवान जी, है, वो फराज के 4 दीवान और भी हैं जो फराज को नहीं पता, हाँ जी, किसी और ने फराज के नाम से छापे हुए चाप हैं। कम से कम ये था कि अगर हम कॉपी कर रहे हैं इसको, तो नाम उसी का है। जिस तरह जॉन के बड़े मारूफ शेर हैं जो कि जॉन के नहीं है, जॉन के नहीं, हाँ जी। किसी ने लिखे जॉन के नाम से मशहूर हो गए। अभी तो ये हो रहा है कि कॉपी भी हो रही है और नाम भी अपना है। सर जी, कॉपी आप लगाएं, कोई एक चीज़ लगाएं, ठीक है, आप अगले दिन उसके 10 वर्जन देख लेते हैं। तो ये क्यों है पता है आपको? ये इसलिए है कि हमारी जो नस्ल है वो ये चाहती है कि हम, मतलब, रात को कुछ लगाएं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या टिकटॉक पे, सुबह हम जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं। हाँ, वो सुबह भले को किसी का चोरी किया हुआ है, भले किसी की कॉपी की हुई है, भले किसी के एक मिसरा किसी का उठाया है, दूसरा किसी का उठाया हुआ है, ये मैटर कर ही नहीं रहा। हाँ, सुबह उठें तो 200-300 कमेंट होने हाँ चाहिए। जी, ठीक है। और अच्छा, वो जो आपने बात की ना मुशायरे की, उसके झेल में मैं एक और आपको जिसका नुकसान क्या है भाई, जब हम ये देखते हैं ना, वो फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, फलां ये हुआ, इसका नस्ल पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, नौजवानों पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब नौजवान क्या, बड़े बड़े सीनियर्स पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है भाई। शायद हमारे नौजवानों के पास 4 गज़लें नहीं हैं, लेकिन 400 वीडियोज़ उन्होंने उन 4 गज़लों की बनाई हुई। क्या हुआ? ना उसने शेर पढ़ा, ना उसने किताब पढ़ी, ना उसने शेर को लिव किया, ना उसने अगली 4 गज़लें कहने की कोशिश की। उसने अपनी तवज्जो किस पे डाली कि यार ये मैं 40 वीडियो बना लूँ, कभी जनाब बाग में खड़े होकर बना लूँ, कभी जनाब कमरे में बना लूँ, कभी जनाब हंसते हुए बना लूँ, कभी रोते हुए बना लूँ। ये आप देख लें, आपके सामने हो रहा है, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। इसका बड़ा एक साइकोलॉजिकल मसला है ये इसका। अगर आप इसको जनरलाइज करके देखें तो लोगों की अटेंशन कम हो गई है, लोगों का जो अटेंशन स्पैम है वो कम हो गया है। 10 सेकंड की रील देखना लोग पसंद करते हैं। लोग जो है वो, मिसाल के तौर पर अगर हम यानी कि अपना जो सबसे मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है मजलिस, जी अगर हम इसे भी देखें तो लोग घंटे की मजलिस सुनने के बजाय उसके 10 जी जी सेकंड के जी क्लिप्स जी देखते हैं जी जी कि नुक्ता कहाँ है, हमने जी वो जी देखना है। जी जी
मुशायरे में भी इसी तरह है, जी जी और शायरों के साथ भी यही है। ये बड़ा साइकोलॉजिकल मसला है कि ये अटेंशन स्पैम दरअसल कम क्यों हो गया है, कैसे कम हुआ है यानी कि ये सर जी, जितना ये देखें, ये टाइम के साथ किया गया है, वक्त के साथ साथ हुआ है ना ये, और ये इंटेंशनली किया गया सर, इंटेंशनली कराया गया हमारी नस्ल से। मुझे एक बात बताएं, अहमियत भी तो कम हो गई है फिर। नॉलेज जैसे फ्लोट होना चाहिए था वैसे भी तो नहीं हो रहा, जैसे लोगों ने ऑब्जॉर्व करना करके सीखना था वो भी तो नहीं हो रहा, तो तनज़ली है ना फिर, फायदा तो ना हुआ ना भाई। जो आप पूरी गजल सुन के एक हंस उठाते हैं, क्या वो एक मिसरा या एक शेर सुन के हंस उठा सकते हैं? या जो आपने मिसाल दी, पूरी मजलिस सुन के आप जो हंस उठाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, अपनी जो रूह की पाकीज़गी का सामान करते हैं, क्या वो 10 या 20 सेकंड की रील या 30 सेकंड का क्लिप दे सकता है? बताएं ना कि और आपने। बल्कि उसमें पस मंजर में बहुत कुछ होता है कि वहां जी पर जी बैठे, डिसिप्लिन आया, जी बड़ा जी कुछ बहुत जी कुछ उसमें मिला जुला होता सर है। देखें, बैनुसतूर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब आप बैनुसतूर नहीं सीखेंगे या सिखाएंगे तो आप फिर आप तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, आप तरक्की की तरफ तो नहीं जा रहे, किसी भी सूरत में नहीं जा रहे भाई। आपने एक एक जो पूरा इंस्टीट्यूट था, आप मुशायरे का कह दें या गज़ल की फॉर्मेट का कह दें या मजलिस की पूरी फॉर्मेट का कह दें या मिलाद की पूरी फॉर्मेट का या नात की पूरी फॉर्मेट का, पूरा एक पैटर्न होता है। जब आपने किसी बच्चे ने या किसी नौजवान ने या किसी ने भी उसको फॉलो ही नहीं किया तो तरबियत हुई है उसकी? नहीं हुई भाई, नहीं हुई। जब तक आप मुकम्मल मौजू नहीं सुन सकते, मुकम्मल मजमून की गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक तो आप ब्लैंक हैं। ये जो हम कहते हैं कि जनाब रॉ हैंडेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो ये 10 सेकंड की रील का खमियाजा है कि रॉ हैंडेड इंफॉर्मेशन है। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपके पास रॉ हैंडेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और यही 10 सेकंड की रील या 30 सेकंड की, यही तो हमारे लिए, हमारी इस सोसाइटी में जो मसाइल की वजह है वो यही, छोटी इन्फॉर्मेशन ना मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, वो पहुंचना है। जब तक आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तक नहीं जाते और वो मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती है, तो सर मिस इन्फॉर्मेशन तो नुकसान है। नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है जी ईमान, जी, बिल्कुल। आपने मेरी बात को मुकम्मल कर दिया भाई, ये हो रहा है। हाय और हाय। ये कितनी तेजी से हो रहा है, आप चेक कर लें, और लोग इस पे खुश हैं। भाई आप किताब नहीं पढ़ते यार, आप किताब नहीं पढ़ते, किताब खरीदते नहीं हैं, किताब के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, वो जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं आप उनको फील नहीं करते अपने हाथों से, तो उन्होंने क्या आप पे करामत करनी है? लफ्ज़ करामत करता है ना, शेर आपकी ज़िंदगी बदलता है ना, कैसे बदलेगा? 10 सेकंड की रील में कैसे बदलेगा भाई? जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे नहीं, उसको लिव नहीं करेंगे, उसको बार बार अपने साथ जो है ना, वो नहीं आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, नहीं हो सकता। और जल्दी में तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। आपको हर चीज़ में जब तक आप मुकम्मल इंडल्ज नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपने आप को गोताजन नहीं करेंगे भाई, तो आप नामुकम्मल हैं। ये मैं भाई भी ऐसा करूँगा तो मैं भी नामुकम्मल हूँ। ये अलमिया ही बहुत बड़ा है कि हमारा जो अटेंशन स्पैम कम हो गया है, हमारा किताबों से हमारी दूरी का शायद यही वजह, जैसे आपने कहा है। और ये बड़ा मारूफ शेर है कि शायर का मुझे याद नहीं आ रहा, ये आखिरी सदी है किताबों सऊद से। उस्मानी साहब का है। हाँ बिल्कुल। मेरा अब जाहिर है आप भी इस बात से वाकिफ़ है, मेरा पब्लिशिंग के साथ भी जी ताल्लुक है, जी 15 साल हो गए हैं। तो जब हमारी कोई किताब पब्लिश होने वाली आती है ना, तो मेरा सबसे ज़्यादा जो उसका उस पर जाहिर है कंटेंट तो हम देख कर ही करते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरा कंटेंट के बाद सबसे ज़्यादा जोर होता है कि इसका सरे वर्क बड़ा अच्छा अच्छा होना होना चाहिए, चाहिए। हाँ जी। लोग जितने हमारी टीम के मेंबर है वो कहते हैं फुरकान क्या करना है तुमने सरे वर्क, क्यों तुमको इतना टेंशन है? मैंने कहा मसला ये है कि भाई पढ़ कोई नहीं रहा, मुझे ये होता है कि कम से कम अगर खूबसूरत सरे वर्क होगा वो पकड़ के देखेंगे तो सही, प्रेजेंटेशन फॉर्म में वो बेहतर हो देख जाएगा। तो लेंगे। तो हमारे मुशायरे में भी यही हो गया है कि वैसे तो किताब कोई नहीं पढ़ रहा, तो जो एक दो गज़लें सुनने के लिए आ रहा है ना, उसको वो सरे वर्क भी अच्छा नहीं मिल रहा वहाँ नहीं पर। मिल रहा सर, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। चीज़ें देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब आप जल्दी में होंगे और आप इज्जत नहीं शोहरत के पीछे भागेंगे, तो आप फिर वही करेंगे जो शोहरत हासिल करने के लिए हर कोई करता है, और वो किसी भी लेवल पे चला जाता है। आपने किताब की बात की है ना भाई, मुझे पाकिस्तान से बाहर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, और अब भी हमारे दोस्त पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनसे डिस्कशन होती रहती है। यार हम कितने नीचे चले गए हैं फुरकान भाई। वो लोग ट्राम में सफ़र कर रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, मेट्रो में बैठे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं तो किताब पढ़ रहे हैं। ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो तो उनके पास हमसे पहले आई है, तो उनको भी किताब से दूर होना चाहिए था भाई। वो नहीं हुए दूर, क्योंकि उन्हें पता है
किताब की अहमियत है, लफ्ज़ों की अहमियत है, इनको पढ़ना चाहिए, इनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। उनके यहाँ तो एक ही किताब लाखों की तादाद में छपती है, नहीं छपती? तो मैं वो तो ये तकरीबन माज़रत आपकी बात काट जी रहा हूँ, जी ये 6-7 साल पुरानी बात है। अब मैं किसी अदीब की बात नहीं कर रहा। ओबामा की जी एक किताब आई और वो मैं पढ़ रहा था ओबामा की किताब। उसने पूरा एक चैप्टर बांधा है कि मुझे कौन सी किताबें पसंद हैं, मैं अपनी प्रेसिडेंसी में कौन सी किताबें पढ़ा पढ़ता करता था। हाँ। यानी कि वो वाह शख्स वाह जो वाह कि वाह, यानी कि एक किस्म का पूरी दुनिया का बादशाह है, बादशाह उस वक्त। और वो किताबें पढ़ा है अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान हाँ जी। कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें मुझे फ़ायदा देंगी और कौन सी किताबें मुझे पसंद हैं। ये हाल है वहाँ का और हमारा। तो फुरकान भाई देख लेना, फिर हम जो सो गार्ड कहते हैं कि जनाब हमारे मुशायरे ने ये कर दिया और हमने इतने तीर मार लिए। भाई आप अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को किताब की तरफ लाओ। हमारा पब्लिशर रो रहा है कि यार किताब नहीं बिकती, और हमारी वीडियो जो है वो लाखों लोग देख रहे हैं। तो यार अगर इतना कुछ हो गया तो ये किताब की तरफ भी आए ना, किताब पढ़ें, ख़रीदें, उनको लिव करें, बसर करें। तो हमारे तो पब्लिशर्स के और शायरों के और अदीबों के मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जब चीज़ें नहीं हो रही तो इसको क्या कहा जाए, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद। लोग समझ जाएंगे। जी अच्छा, यहाँ पर फिर एक नुक्ता बड़ा बड़ा लतीफ़ पॉइंट आता है। शायर, कोई भी शायर हो जिसने शायरी का आगाज़ किया है, ज़ाहिर है हम, जैसे आपने अपनी बात की, मैंने अपनी बात की, उमूमन शायरों के साथ यही होता है कि वो एक कर्व किसी कैफियत में होता जी है ऐसे ही है। और वो कोई अपना एंग्स्ट निकालना चाहता है, कोई सीने की आग होती है। 6-7 साल के बाद, 10 साल के बाद रुख ही तब्दील हो जाता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि एक शायर जो है ही हसास, जो है ही आर्टिस्ट, वो अपने क्राफ्ट पर ध्यान देने के बजाय आवाम पर ध्यान क्यों देने लग गया। अब मुझे इसकी साइकी समझ नहीं आती। सर जी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। शोहरत सबसे बड़ा फैक्टर है, ये एक जहर है। जहर है। ठीक है, हमने तो अपने बुज़ुर्गों से सुना है, सीनियर शोरा से और अपनी फैमिली से भी, बड़ों से भी, कि आपको इज़्ज़त की दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है, शोहरत की नहीं। तो जब बुज़ुर्ग ये बात करें तो ये एक पूरा टॉपिक है कि इस पे ये क्यों ऐसे कहते हैं। दूसरा, कमर्शियल हो गई हैं चीज़ें सर। आप, पैसा इन्वॉल्व हो गया है, लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, जिनको अपने मफाद अजीज़ हैं, ना कि लिटरेचर के मफाद अजीज़। बस ये मेरे थोड़े को ज़्यादा समझे। अपने शौक को पेशा बना लेना उमूमन बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ पर शौक को पेशा बना लेना अपने लिए तो शायद फ़ायदेमंद हो, लेकिन अवाम के लिए और तहजीब के लिए इतना बुरा साबित होगा, ये सोचा नहीं था कभी हमने। ये हो गया है, आपके सामने हुआ है सर। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, होना ये चाहिए फुरकान भाई कि हम दो लोग जब बात कर रहे हों तो हम कोई ऐसी बात करें कि जिससे हम दोनों कुछ ना कुछ सीखें। बिल्कुल। अच्छा, टू वे ट्रैफिक है। बिल्कुल। शायर का भी यही काम है कि जब वो शेर कहे तो कम से कम उसमें कोई ऐसी बात हो कि अगला बंदा उससे कुछ ना कुछ सीखे। मैं उसको थोड़ा फैला देता हूँ। मेरे साथ जो दोस्त अटैच होते हैं, जो मुझसे अदब पे बात करते हैं, शायरी पे बात करते हैं, नसर में बात करते हैं, अफसाने पे बात करते हैं, मैं उनको सबसे पहले किताब पढ़ने की तरफ लगाता हूँ, किताब का बताता हूँ, उसकी अहमियत के बारे में। मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आप फलां चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उसको सारा दिन देखते रहा करें। बिल्कुल सही। अगर वो कहूँगा तो शायद वो लेटर स्टेज कोई हो सकती है कि यार अब आपने ये 500 1000 किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है, अब ये चीज़ें भी सुन लिया करो या देख लिया करो। भाई आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरबियत जब नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचें कि मैं कहूँ जी मैं ही शायर हूँ, मैं ही शायर हूँ, मैं ही शायर हूँ, अपनी तारीफ़ें करता रहूँ उन लोगों से, उन लोगों के सामने जो मुझसे छोटे हैं और मुझे शायद थोड़ा बहुत बेहतर समझते हैं, तो शायद 2-4 दिन तो मैं उनके सामने अपनी इज्जत बना पाऊँगा, लेकिन जब उन्हें हकीकत पता चलेगी तो मेरा क्या बचेगा। तारीख तो याद नहीं रखेगी। तारीख याद नहीं रखेगी, अल्लाह आपको खुश रखे। भाई हमें ये चाहिए, मैं किसी और का नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता कि ये लोग, मुझे ये चाहिए कि मैं, जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, उनकी फ़िक्री, ज़हनी, इल्मी, अदबी तरबियत कर लूँ, जितना मैं कर सकता हूँ। उनको किताब की तरफ लगा दूँ, उनको ओरिजिनल जो लिटरेचर की फार्म है उसकी तरफ लगा दूँ, उनको जो वाकई लोग जिनको पढ़ना चाहिए, जिनकी शायरी को लिव करना चाहिए, जिनसे आप सीख सकते हैं, उनके बारे में बता दूँ। बाकी उनकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो मेरी बात पे कितना अमल करें, कितना उस पे सस्टेन कर सकें,
कितना उन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें, ये उन पे है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बेटे को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने शागिर्द को एक सीधी राह दिखा दूँ। हाँ सही है, अगर बस। क्लासिक नहीं भी पढ़ रहा, हाँ। पुरानों को नहीं पढ़ा, तो कम से कम जो इस दौर से पहले के हैं हाँ वो जी। नहीं पढ़ ले, जो रेलेवेंट उसके लिए उसको महसूस बिल्कुल होते हैं कि बिल्कुल सही रेलेवेंट है। बात है। और ये मेरी अदबी दियानतदारी होगी, अदबी ईमानदारी होगी। मैं चीज़ों को जो मुझे बेहतर लगती हैं, जो शोर से दूर हैं, उनके बारे में बता दूं, ताकि उनकी कोई फ़िक्री तरबियत हो सके। और शेर और किताब आपकी फ़िक्री तरबियत करता है, ये आप कभी मत सोचें। और शायर का भी कहीं ना कहीं काम होता है कि वो लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई तरबियत का, कोई ना कोई ऐसे हिस्से को ठीक करने का ज़रूर बाइस बनता है, जिसका उसे होना चाहिए। शायर हमेशा जो मुआशरे की जो दुखती रगें हैं उन पे हाथ रखता है, उसको रखनी चाहिए। शायर को नाराबाज नहीं होना चाहिए। शायरी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, ये फ़न लतीफ़ है, और भी बड़े फ़न लतीफ़ हैं। मुसव्वरी मिसाल के जी। तौर पर फ़न लतीफ़ है। जितना बिगाड़ शायर, ज़ाहिर है दोनों का काम एक है, हाँ दोनों जी। ने अपना एंग्स्ट निकालना है, दोनों ने, निकालना है। यानी कि अगर हम जदीद मुसव्वरी को भी देखें तो वो मौज़ूआती मुसव्वरी है। जी। समाज के मसाइल, सोसाइटी के मसाइल उसने पेश करने हैं, हकीकत दिखानी है जी। उसने। लेकिन मुसव्वरी में भी इस तरह का बिगाड़ नहीं आया। यानी कि मुसव्वरी में क्या बिगाड़ पैदा करेंगे? अगर आपका एक शो लगा हुआ है, आपकी 10 पेंटिंग्स हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर आप क्या इस तरह का काम कर लेंगे जो कि शायरी में हो रहा है? शायरी में जब आपका ये एक शो लगता है, जो एक स्टेज लगता है शायरी का, तो उसके अंदर जो हो रहा है वो ये सिर्फ शायरी के अंदर ही क्यों, और किसी आर्ट फॉर्म में क्यों नहीं? लगता है हमने शायरों ने कोई बेहतर काम नहीं किया, इसलिए कोई रिवेंज है जो नेचर ले रही है उनसे। बदला ले रही है, अजाब आया हुआ है हम पे। अगर ये सीरियस हो जाते चीज़ों के साथ, बेहतर की तरफ तवज्जो देते चलें कम से कम, और अदबी बददियानतियाँ ना करते, तो शायद जो है ना ये शोर ना होता हर तरफ जो हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, हर कोई कह रहा है कि यार ये क्या है, ये क्या है, ऐसे तो नहीं था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे तो हो भी नहीं सकता। मुझे याद है 10 साल पहले भी हम इसी चीज़ पर बहस किया करते थे, लेकिन तब ये वाला मामला भी नहीं था जो आज हो रहा हाँ था, जी। जो आज हो रहा है। वो और भी गिरता चला जा रहा है ये। बस अल्लाह रहम करे, मैं तो यही कहूँगा। बाकी जो जो मेरा नज़रिया है शेर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किताब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैं किस तरह से चीज़ों को देखता हूँ, मैनेज करता हूँ, वो भी सबके सामने है। मैं खुली किताब है, मैं खुल के बात कर देता हूँ। थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं, बहुत संजीदा मामला हो जी गया जी। हमारा बातों में। क्लासिक्स में किसको पसंद करते हैं? सर जी, मुझे तो गालिब बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मीर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हर शेर मीर का शेर है, चाहे हाँ जिसने भी लिखा हाँ। हो। ठीक है, ज़ुबान अगर समझनी है तो आतिश और दाग को ज़रूर आप इनसे। अच्छा, मैं अब ये सब बातों को सम कर लूँ, ये जितने उस्ताद हैं ना सर, ये बाबरकत लोग हैं। हर उस्ताद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। कोई ज़ुबान सिखाएगा, कोई एहसास सिखाएगा, कोई जज्बा सिखाएगा, कोई जो है आपको सॉर्ट ऑफ हाँ भी आप हैं वो सिखाएगा। इन उस्तादों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मेरा तो जब दिल करता है मैं उनको कहीं ना कहीं ज़रूर किसी जगह से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ताकि मैं इनसे सीख सकूँ। अच्छा, इनके लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी को ढूंढूँ। ठीक है, इन्होंने जिस तरह से लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया वहाँ से सीख सकूँ, इन्होंने बैरें जो इस्तेमाल की वो देख सकूँ। ये बाबरकत लोग हैं ज़रूर, और इनकी बरकत देख लें कितने सालों से जारी है और कितने सालों तक रहेगी। जब रेख्ता नया नया बना, रेख्ता ने 2 किताबें शाया की। एक तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की थी, और एक जो जावेद अख्तर साहब के दादा मरहूम हैं मुस्तर खैराबादी, उनका बड़ा एक कमाल का मजमुआ छपा 5 जिल्दों में, खिरमन के नाम से। वो आया, मैंने मंगवाया वहाँ से, हिंदुस्तान से मंगवाया। तो मुझे जो मेरे अहबाब थे उन्होंने कहा ये क्या पढ़ रहे हो, मुस्तर को क्यों पढ़ रहे हो तुमने गीत लिखने हैं। मैंने उन्हें भी यही कहा जो आप बात कर रहे हैं, उस्ताद है कुछ तो मिलेगा। यस यस, और ये सच्ची बात है सर। ये तो मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ हजूर, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये उस्ताद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर और हर दफ़ा सिखाते हैं। जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें, इनको पढ़ें, इनको समझने की कोशिश करें, ये आप पे हकीकत के और हैरत के ऐसे दर वाह करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इनको सर ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये तो क्लासिक्स की बात हो गई। जदीद शौरा में, यानी सर कि जो हम 60 की दिहाई के बाद के शौरा में, सरवत हुसैन है, शकीब जलाली हैं, ज़फ़र इकबाल की पहली किताब है,
अच्छा, जॉन साहब को एक दौर में, जॉन साहब की पहली 2 किताबें हाँ, हैं, ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाकियों को बिल्कुल नहीं पढ़ना हालांकि चाहिए। नहीं, हालांकि ये मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि जॉन साहब जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में ले जाते हैं। जब आप उनको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बच जाना चाहिए उनसे। बस जितना हाँ, काबिल बर्दाश्त है वो अगर पढ़ आप लें। हवास में हाँ, काबू रख सकते हैं तो फिर जॉन साहब फिर को हाँ फिर पढ़ें। जॉन को पढ़ें। ठीक है, उसके अलावा मेरे पसंदीदा शायरों में मैंने नाम लिया है, अंजुम सलीमी लेकिन है। पढ़ें पहले दोनों किताबें बस, हाँ, पढ़े बाकी पढ़े दोगे बिल्कुल। बाकी हाँ ना पढ़ें। हाँ, तो वो इसलिए मैंने कहा था वो एग्रेसिव कर देते हैं ज़हनी तौर पे भी और सोच के तौर पे भी। और अब्बास ताबिश मुझे पसंद है, शहीन अब्बास हैं, अंजुम सलीमी हैं। तो ये इनको मैं बार बार, उसके अलावा जो इंडिया से मैंने नाम लिए हैं वो तो हैं ही, अरफान सदीकी, मनचंदा बानी, शुजा खावर, ज़ेब गोरी। सर ये यकीन करें, इनको जब भी मैं पढ़ता हूँ ना मुझे तो लगता है कि दुनिया ही और है। मैं किसी और दुनिया में रह रहा हूँ, मैं किसी और प्लेनेट पे हूँ, जहाँ लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं, ख्याल ही ख्याल हैं, सोच ही सोच है, जज्बा ही जज्बा है, और सरशारी है। अच्छा, वो बहुत सारे दोस्त जो शेर नहीं पढ़ते, या उन्हें जब यार तो की फ़ायदा होता है, यार हम शेर पढ़ के सरशार होते हैं, ये सरशारी क्या होती है? मैंने कहा भाई इसकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती, ये हम समझ सकते हैं। तस्कीन मिलती है हाँ, हमें। ये तो ये सरशार करते हैं, ये क्या सरशार बात है, करते हैं, क्या बात। ये आपको सिखाते हैं, ये आपको समझाते हैं, ये आपको आपकी उंगली पकड़ के ना लफ्ज़ों के जो पूरा एक दश्त है उसमें ले जाते हैं, और आपकी रहनुमाई करते हैं भी आपने क्या करना है। ये जो दश्त का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ये ख़ास इस्तारा है, हाँ जी, और बिल्कुल। मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ। हर शायर ये रसाई अदब की तरफ से की तरफ एक बार आता ज़रूर है अपने पूरे करियर में। जो भी है, कोई ना कोई, यानी कि एक आध सलाम तो या एक आध मनकबत तो कहता है, क्योंकि वो अदब का एक वो है, लाजिम व मलजूम हो गया हुआ है कि अगर वो सलाम नहीं कह रहा तो फिर वो अदब की एक सन को छोड़ रहा है। आप के जो सलाम हैं उसके अंदर सिर्फ ये एक उसे ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मश्क नहीं है कि बस मैंने यहाँ से गुजर जाना है, कि मैंने ये भी किया है। ये अकीदत कहाँ से आई यार? परवरदिगार की मेहरबानी, उसने मुझे ये हकीकत दी है। मैं तो ज़िंदगी भर अगर सजदा करता रहूँ और सजदे में गिरा रहूँ तो मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उसने मेरे अंदर, मेरे दिमाग में, रूह में, सोच में मोहम्मद और आले मोहम्मद की जो मोहब्बत भरी है, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। यकीन करें, मैं मेरी जितनी भी नस्लें भी शुक्र अदा करें ना इस बात का, नहीं अदा हो सकता इनके बगैर, इनको माने बगैर, इनको समझे बगैर, इनको पढ़े बगैर, तो ज़िंदगी सिफर है। इसकी भी यकीन करें। रियाजत होती है, जाहिर है। अमार भाई के पॉडकास्ट में मैंने कहा है कि जाहिर है आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको इन इस्तारों का पता होना चाहिए। ये ये भी एक पूरा प्रोसेस है, एक सफ़र अच्छा, है। मैं पहले एक बात बताऊँ सच्ची, मैं इसमें मेरे मेरे मामले में तो मैं बहुत निकम्मा आदमी हूँ, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ। ये अता का मामला है, हम नहीं हैं इस काबिल, गुनहगार लोग हैं यार हम। वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए दुनिया बनी है। तो आप मतलब क्या, हम हमारी क्या औकात है कि हम जो है ना वो, इनको तो मानना चाहिए भाई, समझना नहीं, क्या समझ के क्या माना भाई, माने बस, ये है, ये हकीकत है, और ये हकीकत रहेगी, हकीकत थी, है और रहेगी, बस सीधी सी बात है। बाकी अगर मेरा कोई शेर, कोई सलाम का अगर आपको पसंद आ गया तो बस आखिर में दुआ मुबशर भाई, करता हूँ कि मैं सलाम लिखता रहूँ, ये सच्ची बात है। वो तो फिर अता है ना, वो तो होती रहती है। आखिर में सलाम सुनना है मैंने, लेकिन मैं जाहिर है वो आपको पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि ये सुनाना है आपने मुझे, जो आपका जी चाहे आप मुझे सुनाएं। कर दिया कुफ्र का इनकार, नहीं मानते हैं, दुश्मन शाह को सरदार नहीं मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक प्यासे ने किया प्यास पे ऐसा हमला, हाय 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 हाय। एक प्यासे ने किया प्यास पे ऐसा हमला, लोग पानी को भी मायार नहीं मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक प्यासे ने किया प्यास पे ऐसा हमला, लोग पानी को भी। लोग पानी को भी मायार नहीं मानते हैं। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बताया रन में, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बताया रन में,
हौसले उम्र की रफ्तार नहीं मानते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बताया रन में, हौसले उम्र की रफ्तार नहीं मानते हैं। दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, हम हुसैनी हैं अलम दिल पे लगाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, हम हुसैनी हैं अलम दिल पे लगाने वाले। हुरमला तीर चला तुझ में अगर हिम्मत है, डर नहीं सकते मोहम्मद के घर आने वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हुरमला तीर चला तुझ में अगर हिम्मत है, डर नहीं सकते मोहम्मद के घराने वाले। यानी मिद्दत सखी अब्बास की सुनकर जैनब, जल गए हैं तेरे खैमों को जलाने वाले। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या। यानी मिद्दत सखी अब्बास की सुनकर जैनब, जल गए हैं तेरे खैमों को जलाने वाले। यानी मिद्दत सखी अब्बास की सुनकर जैनब, जल गए हैं तेरे खैमों को जलाने वाले। मुझको तारीख के औराक बताते हैं हुसैन, क्या बात है। मुझको तारीख के औराक बताते हैं हुसैन, मिट गए तेरे घराने को मिटाने वाले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मिट गए तेरे घराने को मिटाने वाले। आने वाले। मुझको तारीख के औराक बताते हैं हुसैन, मिट गए तेरे घराने को मिटाने वाले। दो शेर मैं एक मनकबत की याद आ रहे हैं। वो जब कसीदा तेरा दुनिया को सुनाया गाजी, हाय हाय हाय, क्या बात है। जब कसीदा तेरा दुनिया को सुनाया गाजी, मोतरफ मेरा हुआ सारा जमाना गाजी। क्या बात है, क्या बात है, क्या जब कसीदा तेरा दुनिया को सुनाया गाजी, मोतरफ मेरा हुआ सारा जमाना गाजी। शान इस शान पे नाजा है कई सदियों से, बिनते सरवर ने सिया है तेरा कुर्ता गाजी। क्या बात है, क्या बात है। शान इस शान पे नाजा है कई सदियों से, बिनते सरवर ने सिया है तेरा कुर्ता गाजी। और शेर है कि बेटियां मेरी सकीना की कनीजी में रहें, हाय हाय हाय, क्या बात है। बेटियां मेरी सकीना की कनीजी में रहें, हो तेरे दर का गदागर मेरा बेटा गाजी। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। हो तेरे दर का गदागर मेरा बेटा का, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। बशीर भाई, मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का पॉडकास्ट हो गया है, और मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का और भी हो जाएगा तो हमको पता नहीं जी चलेगा। ऐसे ही। लेकिन कैमरे अब जो हैं वो मुझे टू टू करने लगे हैं सामने, तो उससे पहले कि वो बंद हो जाएं हम पॉडकास्ट का काम जी करते जी हैं। जी बहुत मुशीर बहुत भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे एक बार कहने पर आपने। मैं हाजिर। असल में देखिए, मैं मोहब्बत का जवाब जो है ना, शदीद मोहब्बत से देना चाहिए। आपने इतनी मोहब्बत से मुझे। ये मासूमीन का शेवा है। कुरान कहता है कि जो तोहफा दिया जाए उसे बेहतर तोहफा दिया करो। तो मैंने तो खैर आपको कोई तोहफा नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे बेहतरीन तोहफा वापस मोहब्बत है आपकी किया। बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया मुशीर भाई। इंशाल्लाह फिर आपसे पॉडकास्ट ज़रूर होगा, मैं हाजिर और हूँ। एक नया टॉपिक मैं सोच कर लाऊंगा जिस पर आपसे बात करनी जी है, श्योर श्योर। और वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी होगा। मैं तो हर बात खुल के कर देता हूँ फुरकान भाई। अब भी जो मुझे जो लगता है, और आपको प्योर और साफ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बहलोल साहब के साथ एक नशिस्त हुई है हमारी। बहलोल साहब के साथ एक पॉडकास्ट हुआ है एक मौजू पर। एक अनोखा मौजू है, एक अनोखा रंग है, और ख़ास तौर पर ये नशिस्त नहीं है, ये एक महफिल है जिसमें हमने बहलोल साहब को बुलाया। हमने उनसे कहा, बहलोल साहब, आपसे आपके कलाम सुनने हैं। यही हुआ है, उनसे उनके कलाम सुने हैं, और आप हजरात को भी सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ फुरकान हैदरी, और आप देख रहे हैं लिखियातीस।